हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और हम लोग आर्यस कुर्मी सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पर होगा। जस्ट इसके पहले हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखे। मीन्स आप एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया था। तो यदि आप वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 193, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 193 से आर्यस कुर्मी का बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट होता है। तो देखिए, द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन बेंड या टेंड टू बेंड आर डिफ्लेक्ट द बीम एंड द इंटरनल स्ट्रेस resist its bending. The resistance offered by the internal stress to bending is called compressive stress, shear stress, bending stress, elastic modulus. जाहिर सी बात है, किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वही आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। तो 193 का जो आंसर होगा वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए कि एजम्पशन, जैसे आप कभी भी जब आप पढ़ते हैं थ्योरी लेक्चर तो उसमें बहुत एजम्पशन बताया जाता है। और एजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आईएएस के एग्जाम में हो, गेट के एग्जाम में हो, या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो जेई का एग्जाम होता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। और आपका जो क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, वो आरएस कुर्मी बेस मतलब उतना लेवल का ही पूछा जाता है एसएससी जेई में, और थोड़ा यूपी आरबीएल में उसकी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टिक नहीं लगवाएंगे कि आंसर इसका ये होगा ये होगा। हम लोग उसका जेन्युइन रीजन देखेंगे। मीन्स जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हमको एकदम लगा क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, हमको एक्सप्लेनेशन भी देना है। इस वजह से आप एकदम वीडियो के साथ बने रहिए और आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 का देखेंगे, द एजम्पशन जनरली मेड इन द थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इज दैट द बीम मटेरियल इज परफेक्टली होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस का मतलब होता है पदार्थ का गुण यदि सभी स्थानों पर समान होता है उसको होमोजीनियस कहते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में यदि समान है तो उसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। द बीम मटेरियल स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, जाहिर सी बात है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम लोग बेंड करते हैं। द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये आप सभी एजम्पशन देखे होंगे जब आप थियरी पढ़ रहे होंगे तो सभी आते हैं। तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 194 का डी आंसर। 195 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 195 इन ए सिंपल बेंडिंग थियरी वन ऑफ द एजम्पशन इज दैट द मटेरियल ऑफ बीम इज आइसोट्रॉपिक। दिस एजम्पशन मीन्स दैट, आइसोट्रॉपिक बोला गया है। तो आइसोट्रॉपिक के लिए देखिए, पहला नॉर्मल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस वेरी लिनियरली इन मटेरियल, इलास्टिक कांस्टेंट फॉर, या ऐसे कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। कह रहा है कि सिंपल बेंडिंग थ्योरी के लिए जमसन जो मटेरियल ऑफ द बीम आइसोट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो सभी दिशाओं में समान होना चाहिए, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, इन सिंपल बेंडिंग ऑफ द बीम द स्ट्रेस इन द बीम इज वेरी। सिंपल बेंडिंग, किसी बीम में सिंपल बेंडिंग का जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो आपका लीनियर वेरी करता है। सिग्मा इज इक्वल टू के वाई होता है, सिग्मा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इस कई बार इस पे भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, आगे चल के मिलेगा आपको। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। लीनियर का मतलब होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वेरी करेगा, और आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197। क्वेश्चन नंबर 197, इन ए सिंपल बेंडिंग थियरी वन ऑफ द एजम्पशन इज दैट। सिंपल बेंडिंग थियरी मतलब प्योर बेंडिंग थियरी में एक ऐसा एजम्पशन इज दैट द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग द रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। द एजम्पशन मीन मतलब प्लेन जो सेक्शन पहले प्लेन में है वो बेंड होने के बाद में प्लेन रहता है। लेकिन ये किस एजम्पशन के थ्रू ऐसे हम कह सकते हैं? तो देखिए, पहला एजम्पशन है स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बीम, गलत है। स्ट्रेन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बीम, गलत है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस,
स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जानते हैं अभी स्ट्रेन होगा यानी एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू वाई, दैट यही केस जब आता है कि भाई जितना हम दूरी जाते हैं न्यूट्रल एक्सिस से उतना उसका विकृति भी होता है। और आप देखे होंगे कि विकृति सबसे ज़्यादा जो आउटर मोस्ट फाइबर पर होता है। यदि हम ऐसे बेंड करेंगे तो इधर आपका शार्ट होता है और इधर आपका एक्सटेंड होता है, मतलब इधर लंबाई घटती है इधर बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है एजम्पशन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 197 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 198 का, ए रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर दिया है, द अपर लेयर ऑफ द बीम विल बी टेंशन। भाई जब बीम इस प्रकार से दिया है, जब ऐसे बेंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, तो ये वाला तो छोटा होगा ये वाला बड़ा होगा। तो कह रहा है द अपर लेयर ऑफ द बीम इज टेंशन, नहीं अपर लेयर में कंप्रेशन होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही, फॉल्स है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 199 का, क्वेश्चन नंबर 199 हम देखते हैं। द लोअर लेयर ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। लोअर लेयर में कौन सा होगा, टेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 200, क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। द लेयर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर, ऊपर वाले में नाइदर भी टेंशन नॉर कंप्रेशन, मतलब न तो टेंशन होता है और न तो कंप्रेशन होता है, मतलब न्यूट्रल अक्ष पर आपका, आगे चल के हम लोग इसको न्यूट्रल एक्सिस भी समझेंगे, यानी ऑप्शन इसका नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम पर। क्वेश्चन नंबर आपका 201 में देखते हैं 201 में, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेन इन ए लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेन अभी हमने बताया था ना, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आता है जब आप इसको थ्योरी को हम लोग सॉल्व कराते हैं। हाँ एक चीज़ और हम बता दें कि यदि आपको इसका वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट देखना है, A to Z एकदम जेन्युइन कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आप IAS गेट एनीवन एग्जाम कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट यानी इसमें हम लोग बता दें कि स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी डिस्टेंस, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर फाइबर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 201 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 201 का देखिए, 201 आपका रिलेशन होता है। हम लोग रिलेशन में पहला हेडिंग जो डलवाते हैं वो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन एलॉन्ग द डिप्थ ऑफ द बीम, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस एलॉन्ग द डिप्थ ऑफ द बीम ना, और फिर वेरिएशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एलॉन्ग द डिप्थ ऑफ द बीम। और तीनों को रिलेशन को देखेंगे तो आपका यम अपान आई सिग्मा अपान वाई और ई अपान आर आता है। तो यम अपान आई सिग्मा अपान वाई अपान आर पहला ही आंसर इसको मिल जा रहा है और इसको सही कर लेंगे, बाकी आगे वाला जो भी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन ऑफ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग इफ इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड कांस्टेंट शियर फोर्स। गलत है, कांस्टेंट शियर फोर्स एंड जीरो बेंडिंग मोमेंट, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। आपने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते वक्त कुछ ऐसे सेक्शन देखे थे कि जहां पर शियर फोर्स का मान 0 होता था वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता था। तो ये सेक्शन ऑफ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब हमारा ऐसा बीम जिसपे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, शियर फोर्स को हम कंसीडर नहीं किए, मतलब 0 है। तो शियर फोर्स 0 और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहे हैं, तो जहां पर शियर फोर्स 0 जितने दूर पर रहेगा बेंडिंग मोमेंट वहां पर कांस्टेंट होता है, यानी 203 का आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। करा इस बार देखिएगा, व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, तो हमारा जो थ्योरी में हेडिंग है द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस एलॉन्ग द डिप्थ ऑफ द बीम, वहां पर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई आता है। तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, वाई का मतलब द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर फाइबर। कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा, आंसर आपका बी 204 का। क्वेश्चन नंबर 205, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विथ एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, कह रहा है कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर विद द
नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस होता है। देखिए एक चीज और हम न्यूट्रल एक्सिस आपको समझा दें कि हमारे पास दो अक्ष होता है, तीन अक्ष होता है, एक आपका होता है पोलर अक्ष, दो आपका ट्रांसवर्स अक्ष होता है। दो यानी कि यदि हम लोग ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कि यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से कोई बीम है, यहाँ पर एक अक्ष है, एक ऐसे अक्ष है, एक इधर अक्ष है। तो ये आपका यदि पोलर अक्ष हम इसको एक्स मानते हैं, एक्स, और इसको हम वाई वाई मानते हैं और इसको जेड जेड मानते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा दो अक्ष होता है, जो ये दोनों अक्ष होता है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम पोलर अक्ष बोलते हैं। इसका और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हमारे थियोरी लेक्चर को अटेंड करेंगे, लेकिन बस यहाँ पर बता देंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ABCD, जो इसको माने हैं, जो क्रॉस सेक्शन आपका दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिस ट्रांसवर्स अक्ष के अबाउट, लिख लेंगे कहीं ये बात, जिस ट्रांसवर्स अक्ष के अबाउट रोटेट करता है वह ट्रांसवर्स अक्ष ही न्यूट्रल एक्सिस होता है। यानी आपके पास इसका दो ट्रांसवर्स अक्ष होता है, एक आपका वाई अक्ष और ये वाला जेड है। यदि हम लोग इसको जेड जेड मानते हैं और इसको एक्स मानते हैं और ये वाई वाई मानते हैं, तो आपका ट्रांसवर्स अक्ष एक्स और वाई वाई है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिस अक्ष के अबाउट, जिस ट्रांसवर्स अक्ष के अबाउट रोटेट करता है वही आपका अक्ष न्यूट्रल अक्ष कहलाता है। एक आपका डेफिनेशन ये है और बाकी एक जो लिखा गया है वो है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका ट्रू ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम इज एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। न्यूट्रल अक्ष पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान जीरो होता है, बिकॉज देयर आर नो एनी स्ट्रैंड विल बी प्रोड्यूस, यानी वहां पर किसी प्रकार का कोई लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। तो 206 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिकल बीम डज नॉट पासेस द सेंट्राइड ऑफ द बीम। बिल्कुल गलत ये बोला जा रहा है। देखिए करा द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिकल बीम डज नॉट पासेस द सेंट्राइड, नहीं, सेंट्राइड से पास करता है। ऑप्शन आपका डी से एग्री होगा। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 208 का द सेक्शन ऑफ मॉडुलस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेक्शन ऑफ मॉडुलस जेड ऑफ द बीम इज गिवन बाई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर फाइबर को हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस कहते हैं। नहीं, ऑप्शन में जो होगा वो आई अपॉन वाई है। आई क्या है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। वाई का इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर फाइबर। यह आपका कंप्रेसिव आउटर फाइबर भी ले सकता है, टेंसाइल भी आउटर फाइबर ले सकता है। इस प्रकार से आई अपान वाई टी भी हो सकता है, आई अपान वाई सी भी हो सकता है। इसको हम जेड टी बोलेंगे तो आई अपान वाई टी हो जाएगा, और जेड सी बोलेंगे कंप्रेशन में लेंगे तो आई अपान वाई सी भी हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल के लिए जो इस टेंशन में होगा वहीं आपका कंप्रेशन में होगा। यदि नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब ऊपर कुछ और है, नीचे से टी वाला सेक्शन है, तो आप देखेंगे इसका जेड टी और जेड सी दोनों ही अलग होगा, लेकिन आई सेक्शन है तो उसका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। द सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द सेक्शन ऑफ मॉडुलस पूछा है, अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वही न्यूट्रल एक्सिस से बाउस पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जेड की वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन जेड बराबर क्या होता है, आई अपान वाई। कर रहा है रेक्टेंगुलर के लिए भाई, मान लेते हैं बी और डी, तो आई की वैल्यू निकालते हैं तो इसको वैल्यू क्या हो, बी डी क्यू अपान 12 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे बी डी क्यू अपान 12 अपान डी बाई 2, देख रहे हैं ना, डी बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बी डी स्क्वायर अपान 6 हो जाएगा। तो आंसर देखिए बी डी स्क्वायर अपान 6 आंसर है, इसमें आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 209 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपान 6। कैसे निकाले, पहले आई की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई से हम डिवाइड कर देते हैं, 209 का आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग 210 देखते हैं, 210 क्वेश्चन नंबर 210। द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन ऑफ मॉडुलस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन ऑफ मॉडुलस। पहले तो देख लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, जब इसको कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, हालांकि हमारे थियरी में एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसको समझाए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। आपका जो रिलेशन होता है वो यम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड होता है। अब इसका रिलेशन से आप समझिए, द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज सेक्शन ऑफ मॉडुलस के क्या होता है 209 का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यदि ये कांस्टेंट हो जाए तो सिग्मा जो होता है 1 अपान जेड के बराबर होता है, यानी जेड होता है उस 1 अपान सिग्मा के बराबर होता है। यानी यदि जेड का मान बढ़ेगा सिग्मा का मान घटेगा, और सिग्मा का मान घटने का मतलब फेल्योर की चांसेस बेंडिंग के थ्रू घट जाएगा।
तो जब भी सेक्शन ऑफ मॉडुलस बढ़ेगा बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसमें कम उत्पन्न होगा और फेल्योर की चांसेस घटेगी। तो आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है और आप लोग आराम इसको एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। द सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट द वहीं एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए आप बात करते हैं भाई, सर्कुलर सेक्शन के लिए आई की वैल्यू जो होता है आप या तो किसी ट्रांसवर्स अक्ष के लिए अबाउट लेंगे, ट्रांसवर्स अक्ष सर्कुलर के लिए आई एक्स एक्स का मान जितना होता है वहीं आपका आई वाई वाई का मान होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होता है, पाई बाई 64 हो जाएगा, डी के पावर 4 हो जाएगा आई की वैल्यू। इसमें हम भाग दे देते हैं पाई बाई 64, इसमें हम डी बाई 2 से भाग देते हैं और ये कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, पाई डी क्यू अपान 32 आंसर हो जाएगा। तो पाई डी क्यू अपान 32 आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप देखिए कहाँ दिया गया है, तो पाई डी क्यू अपान 32 आंसर हो जाएगा किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। ध्यान देना यहाँ पर सेक्शन ऑफ मॉडुलस पूछा है, यदि कहीं यहाँ सर्कुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया तो आप कंफ्यूज मत होइए, उसकी वैल्यू होता है पाई डी के पावर 4 अपान 64 आंसर होगा। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे, यानी 12 क्वेश्चन नंबर 212 212। इफ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए बीम इज इंक्रीज द बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज। देखिए हम अभी बताए थे कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस और एम इज इक्वल टू जो होता है सिग्मा इंटू जेड होता है। यदि ये कांस्टेंट है तो सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करा सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज जब करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 212 का आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक चीज़ और है कि जो हम टिक लगा रहे हैं उसको आप हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आप किस पे विश्वास करते हैं आपका मतलब यदि आंसर कुछ हो सकता है बाई मिस्टेक टाइपिंग में मे बी आंसर गलती हो गया होगा, बट मे बी हमारा हम जो आंसर बता रहे हैं वो आपको एकदम प्रूव के लिए बता दे रहे हैं। और यदि आपको मानना है कि नहीं हमारा आंसर वही है जो दिया गया है या कहीं और है, तो आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, क्वेश्चन का आंसर आप अपने मान सकते हैं। लेकिन हमारा जो आंसर है हम ए टू जेड सॉल्व कर रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन के बाद जो आंसर निकलना है हम उसी को टिक लगा रहे हैं। बाकी आपका काम ये है कि आप हमारे आंसर को सही मानते हैं या फिर अदर कोई आंसर को, तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर कोई आपका बाउंडेशन नहीं है कि हम जेन्युइन नहीं, हम यही आंसर हम बता रहे हैं। हम आपको प्रेशर मतलब नहीं देंगे कि ये आंसर सही है, बस हमारा जो आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा वही हम टिक लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 फॉर ए गिवन स्ट्रेस, किसे दिए गए स्ट्रेस के लिए, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम ऑफ द स्क्वायर सेक्शन व्हेन द प्लेस विथ द टू साइड हॉरिजॉन्टल टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ द डायगोनल हॉरिजॉन्टल। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा भाई, तो 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो आप वहां पर सॉल्व करने लगेंगे तो एटलीस्ट मिनिमम 1 मिनट से में भी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए। तो इसको आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एकदम दिमाग में इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम फार्मूले के तौर पर बैठ जाए। लेकिन यह है कि आपको एक बार भी कहीं नहीं मालूम चला कि इसका किस प्रकार से आंसर आएगा, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अभी मैं इसका आंसर प्रूव कर देता हूं, लेकिन इसके बाद आप फार्मूले की तरह याद कर लीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक गिवन स्ट्रेस की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले तो हम यहाँ पर रिलेशन लिख देते हैं एम इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। किसी दिए गए स्ट्रेस के लिए मतलब स्ट्रेस आपका सेम हो गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम ऑफ द स्क्वायर सेक्शन, मतलब यम आपका स्क्वायर के लिए व्हेन प्लेस विथ टू साइड हॉरिजॉन्टल, मतलब जब दोनों साइड हॉरिजॉन्टल रखा हो, टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द डायगोनल, मतलब इसका जो डायगोनल है देख रहा है ना कुछ इस प्रकार से, मतलब एक आप इस प्रकार से और एक आपका एक इस प्रकार से, आपको इसी का रेशियो निकालना है। और किस प्रकार से निकालेंगे हम बता दे रहे हैं आपको। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप यम प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो यम प्रोपोर्शनल टू जेड है, मतलब जो यम की मान होगा वही आपका जेड का मान होगा। तो एक आपका इसका निकाल देंगे जेड और एक आपका इस प्रकार से निकाल देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम बता दें इसका मान आई अपान वाई होता है, इसके लिए हम आई अपान वाई निकालेंगे, इसके लिए हम आई अपान वाई निकालेंगे। एकदम याद रखिएगा इस बात का।
आई की वैल्यू आई अपान वाई की वैल्यू इस फिगर के लिए और आई अपान वाई की वैल्यू इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए तो सभी लोग निकाल लेते हैं भाई। क्या है, मान लेते थे ए स्क्वायर है तो ए भी होगा और ए भी होगा, तो इसका मान होगा बी डी क्यू अपान 12 ए इंटू ए का क्यू अपान 12, और इसको सॉल्व करते थे ए के पावर 4 अपान 12 हो जाता था। लेकिन वाई बाई यानी इसको हम न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी डिस्टेंस से भाग देते हैं तो ए बाई 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो जानते हैं ए क्यू बाई 6 आता है। याद रखिएगा ए क्यू बाई 6 आएगा क्या, सेक्शन ऑफ मॉडुलस। मतलब यहाँ वाला तो आप निकाल लेंगे और हर एक स्टूडेंट से यदि थोड़ा बहुत भी जानता है तो इसके लिए वो कंफ्यूज नहीं होता है। ए क्यू बाई 6 आप याद रखिएगा, चूंकि हम मिटाएंगे उसके बाद इसको हम समझा रहे हैं आपको डायगोनल वाले को। तो ए क्यू बाई 6 आपका इसके लिए आया, कैसे आया, ए इंटू ए क्यू अपान 12, ए तो हमारा आई की वैल्यू हो गया, ए बाई 2 से डिवाइड करेंगे और ए आपका एक ए से कट जाएगा और वहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6 आ जाएगा ए क्यू अपान 6। तो हम डायगोनल वाला आपको समझाते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए डायगोनल वाले के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। आपका सब ए है, हम आपसे पूछे कि बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो बताएंगे जाहिर सी बात है ए रूट ऑफ 2। इसका डिस्टेंस कितना है, बताएंगे ए रूट ऑफ 2। तो ए तो मिल गया आपको, हमको इस पूरे का आई निकालना है। और आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, दो त्रिभुज से जोड़कर बना गया है, देख रहे हैं ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज का आई क्या होता है, दो जगह पर होता है, एक बेस के प्रति होता है और इसके प्रति। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई बेस के प्रति कितना होगा, इसके प्रति कितना होगा। तो बेस के प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बेस के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कितना होगा, एक होता है बी डी क्यू अपान 36 और एक होता है बी डी क्यू अपान 12। तो जाहिर सी बात है बी डी क्यू अपान 12 होगा। तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि ये त्रिभुज यहाँ है एक त्रिभुज यहाँ है, यहाँ बेस है, बेस कितना आया है ए इंटू रूट ऑफ क्यू, कैसे डायगोनल इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा, ए बाहर हो जाएगा 2, बी इंटू डी क्यू, डी क्यू का मतलब कितना है ए वाला यदि ए रूट ऑफ 2 को हम आधा कर दे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ए राफ 2 से भाग देंगे और रूट ऑफ 2 इससे कट जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 इसको हम बोलेंगे तो ये डिस्टेंस ए अपान रूट ऑफ 2 आएगा, ए अपान रूट ऑफ 2 आ जाएगा और इसको हम क्यू कर देंगे और अपान कितना कर देंगे 12। अब इसको आप सॉल्व करिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से आपका ए क्यू हो जाएगा और ए यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए के पावर 4 अंडर रूट 2 इंटू, या ऐसे कर सकते हैं अपान 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 इंटू 12। अब जब इसको देख रहे हैं काटेंगे ना 2 अंडर रूट 2, ए 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ए के पावर 4 अपान 12 बचेगा और ओवरऑल हम इसको मिटा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस प्रकार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाले हैं आई बराबर ए के पावर 4 अपान 12 इसका भी आया और आई बराबर ए के पावर 4 अपान 12 आप उसका भी निकाले थे, दोनों का। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है, लेकिन y का जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, इसकी वैल्यू घट बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो अब इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, हमको निकालना है i की वैल्यू तो आपको मालूम हो गया, इसका i की वैल्यू तो मालूम हो गया, लेकिन हमको z की वैल्यू निकालना है। और आप इसका डिस्टेंस बताए हैं कि ये डिस्टेंस आपका a बाई रूट ऑफ 2 होता है। हमको z बराबर निकालना है, पूरी सेक्शन का हमको z निकालना है, z बराबर i अपान y होता है। और i का मान कितना जानते हैं, जितना आप निकाले हैं a के पावर 4 अपान 12, और y का मान मतलब a वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a बाई रूट ऑफ 2। अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा, कट जाएगा ए क्यू अपान 12 अंडर रूट 2। तो ए क्यू अपान 12 अंडर रूट 2 आएगा,
AQ/12 √2 आएगा। इस प्रकार से अब इसको याद रखेंगे तो इसको मिटा दे यदि, अब यहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे, दोनों को भाग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए दोनों को डिवाइड करने पर क्या आता है। पहला जो आपका था जेड एम किसके लिए, इसके लिए, एम किसके लिए, डायगोनल के लिए। तो AQ/6 था अपान AQ √2/12 था। अब बताइए इसको करेंगे, AQ से AQ काट देंगे, 1/6 है तो हो जाएगा A ऊपर जाएगा 12, तो 12/6 √2, तो 12 कट जाएंगे, 2/√2 आएगा और ऊपर हो जाएगा √2। ओवरऑल हम बता दें कि यम जो होता है, देखिए जो रेजिस्टेंस होता है यम अपान यम किसके लिए, रेक्टेंगुलर, एक इस डायगोनल, और इसी को हम बोलते हैं जेड और इसी का मान कितना आया √2। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे एकदम फार्मूला के रूप में, चूंकि इतना टाइम आप क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे यदि आप, लेकिन ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं उसमें आपको ये मालूम चल गया कि हमारा जो सेक्शन का, दोनों सेक्शन का आप चाहे जैसे रखिए, कभी कभी ये पूछता है कि सेक्शन को क्या हम डायगोनली पलट दें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, मतलब ये कभी इसका हॉरिजॉन्टल है, एक आपका स्क्वायर है और इसको डायगोनल, हम इसको इसका एक जो डायगोनल हॉरिजॉन्टल कर दे, डायगोनल हॉरिजॉन्टल कर दे तो क्या आई का मान बदल जाएगा। तो अभी अभी आपने सॉल्व किया, आई का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो एरिया यहाँ पर है वही एरिया यहाँ पर है, लेकिन आई नहीं बदल रहा है, आई जेड बराबर I/Y है, आई का मान तो कांस्टेंट है लेकिन वाई का मान बदलने से दोनों का जेड का मान परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे कहा जाए बताइए कि कौन ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा अधिक है, तो जाहिर सी बात है जेड, अभी अभी आप निकाले कि जेड आपका ए दिस और जेड आपका दिस, जो √2 आया ना, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्क्वायर है वो जिसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल रख दिया गया उससे 2 गुना उसका ज़्यादा आता है, क्या आता है, स्ट्रेंथ आता है। क्यों, किस प्रकार से, तो इसको भी हम फिगर के थ्रू एक बार देख लेते हैं भाई। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका है, जेड बराबर I/Y है, यदि y का मान बढ़ जाएगा तो z का मान घट जाएगा। तो देखिए a वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है कि a वाला, तो कहेंगे नहीं इस वाला, a वाला आपका डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारा इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जा रहा है, मतलब दोनों का I का मान तो समान है लेकिन z का मान इसके लिए कम हो जा रहा है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपका ये फार्मूले के तौर पर याद कर लीजिए कि A √2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है जबकि दोनों का I का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन ही आपका, कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाता है इस रिलेशन से, इस वजह से हमने इतना ज़्यादा फोकस आपको टाइम दिया। आप बिल्कुल वीडियो को लेकिन एंड तक देखिएगा, आप इसको ऐसा नहीं कि आप इसके बाद एकदम स्पीड बढ़ा दें और देखने का मतलब आप स्किप नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक में मिला गया है। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाँ एक चीज़ और इसमें टिक लगा दे थोड़ा सा, इसमें आपका √2 है। क्वेश्चन नंबर 14 ए स्क्वायर बीम एंड सर्कुलर बीम, देखिए यहाँ पर स्क्वायर और सर्कुलर दे दिया है, हम इसका हिंट देंगे और आप सॉल्व खुद करेंगे। ए स्क्वायर एंड सर्कुलर बीम हैव द सेम लेंथ एंड सेम अलाउलेबल स्ट्रेस, अलाउलेबल स्ट्रेस मतलब यहाँ पर सेम बेंडिंग स्ट्रेस दिया है, एंड द सेम बेंडिंग मोमेंट, देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी समान है, बेंडिंग मोमेंट का भी समान है, समान लंबाई है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्क्वायर, चलिए स्क्वायर का वेट और वेट ऑफ सर्कुलर ध्यान देंगे, कभी कभी इसमें एक रेक्टेंगुलर भी दे दिया, कभी कभी एक ट्रेंगुलर भी दे दिया, समझ में, कभी कभी टी काट दे दिया इसी में और आई काट दे दिया, और आपसे कहेगा कि घटते वेट के घटते हुए क्रम में लिखिए और वेट के बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या आप सभी का अलग अलग तरीके से निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कौन किसका बड़ा आएगा? नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार सिर्फ सॉल्व करेंगे और सॉल्व जो थियोरी में कराया जाता है उसको आप देखेंगे उसका रिजल्ट, और उसके रिजल्ट को आप फार्मूले के तौर पर याद कर लीजिएगा। तो हम लोग पहले इसको ही देखते हैं, बाकी आपको हम और ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर देंगे। तो देखिए आप समझ गए होंगे वेट का कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसके पहले जानते हैं
घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान जो होता है, जो आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, जी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका mg को हम लोग लिखते हैं w और रो जी और v। वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लंबाई, देख रहे हैं ना, एरिया इंटू लंबाई। तो रो इंटू जी, मटेरियल सब कुछ समान है, डेंसिटी, ग्रेविटी, लंबाई समान है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट है। मतलब वेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। समझ गए, यानी ओवरऑल हमारा जो कॉन्सेप्ट बन गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब W किसके लिए, इसके W किसके लिए, सर्कुलर के लिए, बराबर A किसके लिए, स्क्वायर के लिए, बराबर A किसके लिए। अब आपको क्वेश्चन तो आसान हो गया, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। यदि स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा तो इसका π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन x और d में आपको रिलेशन, मतलब x को d में या d को x में बदल करके काट देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा जो आएगा। x को d में किस प्रकार से रिलेशन लेना होगा, वो रिलेशन आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि कैसे हम x और d को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए आपको कह रहा है कि यहाँ पर कि सेम स्ट्रेस सेम बेंडिंग मोमेंट, आप जानते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। कह रहा है बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस समान है, तो भाई जेड का मान भी दोनों के लिए समान होगा। तो आप जेड सर्कुलर और जेड स्क्वायर दोनों को बराबर कर देंगे। अब आपको जेड मतलब स्क्वायर के लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस और सर्कुलर के लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस दोनों को बराबर करेंगे। किस प्रकार से बराबर करेंगे, इसकी वैल्यू आप निकालने आता है, इसका भी निकालने आता है, दोनों को एक x के फॉर्म में आएगा, एक d के। यहां से x को d में एलिमिनेट कर देंगे और ले जा करके जो हम लोग आगे a स्क्वायर अपान a सर्कुलर रखे थे उसमें रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो रिजल्ट क्या आता है ये हम डिस्कस कर दे। रिजल्ट जो आता है, ध्यान देंगे, एक सर्कुलर और एक स्क्वायर है, एक सर्कुलर एक स्क्वायर एक स्क्वायर है एक सर्कुलर है। तो सर्कुलर में जो आपका मटेरियल लगेगा वो ज़्यादा लगता है, मतलब वेट जो होगा वो स्क्वायर का कम होता है, मतलब वेट जो होगा वो स्क्वायर का क्या होता है, कम होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर है तो ये कम होगा सर्कुलर से। यदि रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगुलर का और कम हो जाता है। तो ओवरऑल स्क्वायर और सर्कुलर में स्क्वायर का कम होता है, तो कितना कम होता है, 1/1.12। समझ में आ रहा है, मतलब 1/1.12, यानी हम कह सकते हैं WO इज इक्वल टू 1.12 W स्क्वायर। आप एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि कौन किसका वेट ज़्यादा होता है, तो सर्कुलर वाला वेट ज़्यादा होता है और स्क्वायर वाला कम होता है। बाकी और भी स्क्वायर, टी आदि आदि काट के लिए आपको थ्योरी वाला क्लास यानी लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया गया। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा, इतना ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो टाइम तो लगेगा यदि हम उसको अच्छे से समझाएंगे, यदि कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एक बार आप सॉल्व कर लेंगे फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 115, 2 बीम वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव द इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन when these beam are subjected to bending, both are the equally economical. Square beam are equal economical, circular beam is more economical, none of them. इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि मटेरियल भी कम लगे और मजबूती ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है ना। तो जब आपको आगे थ्योरी वाला की क्लास करेंगे ना, तो स्ट्रेंथ बेसिस पर कंपैरिजन किया जाता है, सर्कुलर का, स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर का, टी सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन आदि आदि। तो बढ़ता घटते क्रम में स्ट्रेंथ दिखाया जाता है, मटेरियल दिखाया जाता है। हालांकि इसमें जो स्क्वायर और सर्कुलर ही पूछा गया है, तो स्क्वायर जो होता है वो आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कंपेरिजन टू सर्कुलर से। क्वेश्चन नंबर 150 यानी आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 160 का करा इन ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू अलाउलेबल स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन ऑफ द बीम। यूनिफॉर्म स्ट्रेस का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के मतलब ये होगा कि इनका सभी जितने सेक्शन है उन सभी पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान समान होगा, और m/i और जो सिग्मा अपान वाई होता है, सिग्मा बराबर m/i इंटू वाई होता है। यदि ये वैल्यू पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब m का मान कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगा हो और साथ में i का मान हर जगह समान हो
और डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस भी हर जगह समान हो तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान समान होगा, और इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला बीम। मतलब सिग्मा का मान कांस्टेंट करने के लिए हमको एम, आई और वाई का मान समान करना पड़ेगा। मतलब यूनिफॉर्म आपका एक समान यानी कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगे, साथ में आई का मान हर जगह समान हो और वाई का मान भी हर जगह समान हो, तो जाहिर सी बात है जो एक कहा गया है 216 क्वेश्चन नंबर वो सही है। क्वेश्चन नंबर 216 क्वेश्चन नंबर ट्रू। नेक्स्ट हम लोग 1 to 17 देखते हैं। वेन तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप, जब ऐसे बेंड करेगा तो ए वाला आपका जो लेयर होगा वो कंप्रेस करेगा और ए लेयर टेंशन करेगा। इसको हम टॉप फाइबर बोलते हैं, इसको बॉटम फाइबर बोलते हैं। तो ऑप्शन जो 17 का हो जाएगा 217 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बॉटम फाइबर का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। 218 का ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में भी ऑब्टेन्ड। देखिए इस प्रकार जो हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि जो हम लोग क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो हम उसका जेन्युइन प्रूफ दे दे रहे हैं। यदि आपको कोई और भी आंसर हमारे आंसर को नहीं आप मान पाते हैं तो बिल्कुल आप मत मानिए, जो आपका आंसर दिया होगा उसको ही करेक्ट मानिए। बट हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं वो जेन्युइन प्रूफ के अनुसार किया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि किसी कंप्यूटराइज मिस्टेक हो, मे बी, बट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो जेन्युइन प्रूफ है। ए कीपिंग द विथ यूनिफॉर्म एंड वेरीफाई द डिप्थ। कीपिंग द विथ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डिप्थ, यानी कि विथ को हम यूनिफॉर्म किए हैं और डिप्थ को वेरी कराते हैं। कीपिंग द डिप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विथ, डिप्थ को यूनिफॉर्म किए हैं, विथ को वेरी कराए हैं। वेरिंग द विथ एंड डिप्थ दोनों एक वेरी कराए हैं। एनी वन ऑफ द एबव। देखिए हमारे अनुसार ये है कि जो हम थ्योरी में हम लोग डिस्कस करते हैं वो बीम को आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बना सकते हैं, मटेरियल भी कम लगे और यूनिफॉर्म बनाया भी जा सके, और इसके लिए हम विथ को कांस्टेंट रखते हैं, डिप्थ को वेरी कराते हैं, डिप्थ को कांस्टेंट रखते हैं, विथ को वेरी कराते हैं, और दोनों विथ और डिप्थ दोनों ही हम लोग वेरी करा देते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें से आपका जो ऊपर तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारे अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। बट आपका आंसर कुछ दिया होगा उसको भी आप मान सकते हैं, बट हमारे जो अकॉर्डिंग है वो आपका कौन सा आंसर डी सही है। If the depth is keep constant for a beam of uniform strength, then its width will vary is proportional to। इसको जब सॉल्व किया जाता है कि डिप्थ आपका कांस्टेंट रखा जाए और हमारा जो विथ है वो वेरी कराया जाए, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 220 A beam of uniform strength, same cross section throughout the beam, same bending stress at every section, same bending moment at every section, same shear stress at every section। ध्यान देंगे बेंडिंग स्ट्रेस का मान यदि समान है, जाहिर सी बात हमने अभी अभी डिस्कस किया था ना, यम अपान आई इंटू वाई इज इक्वल टू सिग्मा। बेंडिंग मोमेंट समान होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका वाई का मान वेरी कर जाएगा तो हर जगह समान उसका मजबूती नहीं होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा कि मैक्सिमम उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान यदि हर जगह समान है तो कहेंगे उसका स्ट्रेंथ भी हर जगह समान है। तो मैक्सिमम उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को ही मजबूती स्ट्रेंथ कहते हैं, और ये स्ट्रेंथ होता है यम अपान आई इंटू वाई। इस इतना वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनेगा। तो कह रहा है सेम बेंडिंग स्ट्रेस एवरी सेक्शन, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 220 21 का देखेंगे, द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम डॉट डॉट बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मोर देन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, तो यम बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू जेड। जेड का मान कांस्टेंट होगा तो बेंडिंग जो स्ट्रेस होगा वो बेंडिंग मोमेंट के मान कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन जो 221 का जो होगा वो कौन सा सही होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 को सही करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा वो आपका ये। एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द लेयर आर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर बी है, द लेयर आर सब्जेक्टेड टू मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस, द लेयर आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, द लेयर डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन। एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द लेयर आर सब्जेक्टेड टू, कोई मतलब देयर आर नो अंडरगो एनी स्ट्रेन। न्यूट्रल एक्सिस पर किसी प्रकार का कोई भी
बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता है, चाहे टेंशन और कंप्रेशन। ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 223, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू जीरो शियर स्ट्रेस, और सॉरी जीरो बेंडिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 223, 24 का देखेंगे, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 224, एट द राइट एंगल, देखिए होता क्या है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन, हमने बताया था कि 3 अक्ष होता है, एक आपका पोलर अक्ष, 2 ट्रांसवर्स अक्ष होता है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिस ट्रांसवर्स अक्ष के अबाउट रोटेट करता है वही आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो जाहिर सी बात है आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 का देखेंगे, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 125, 225, on one side of the neutral axis of the beam there is the tensile stress and on the other side of the beam is there compressive stress। बिल्कुल सही है, बेंड करेंगे एक तरफ टेंशन दूसरे तरफ कंप्रेशन ही होता है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए सही है, यानी एग्री हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, ए बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग मोमेंट, सॉरी प्योर बेंडिंग, द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस इन एनी फाइबर, इंटेंसिटी of stress in any fiber is directly proportional to the distance of the fiber from neutral axis, sigma is the directly proportional to y होता है। इसी को लैंग्वेज में पूछा गया और इसको हम लोग आंसर को डी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे, द रेक्टेंगुलर, देखिए ए वाला भी जितना क्वेश्चन दिया गया ये भी हम अपने अनुसार ही हम इलास्टिक स्ट्रेंथ को जो हम मानते हैं आप मानिए, मतलब हमारे पर आप कुछ यदि आप आंसर को सही मानते हैं मतलब विश्वास करते हैं तो हम जो बताएंगे जिस हिसाब से आप मानिए, वरना जो भी आंसर दिया है उसको आप सही मान लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 227, द रेक्टेंगुलर बीम ए हैज लेंथ L, विड्थ B एंड डेप्थ D, एंड अदर बीम B हैज द सेम लेंथ एंड विड्थ बट डेप्थ इज डबल दैट ऑफ ए, द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम। देखिए बीम का स्ट्रेंथ सेक्शन ऑफ मॉडुलस से हम जानते हैं कि रिप्रेजेंट होता है, और हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे सेक्शन ऑफ मॉडुलस बेसिस पर करेंगे, जो आंसर आना होगा वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यही क्वेश्चन। अब एक आपका स्क्वायर है, सॉरी दोनों रेक्टेंगुलर है, और एक करा विथ को कांस्टेंट कर दो, डिप्थ को अलग कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो इसका जो हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस आप निकालेंगे तो आप जानते हैं BDQ/12 होता है, BDQ/12 होता है, लेकिन D/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा BD²/6 आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, जेड आई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा BDQ, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी DQ इंटू 8 कर दें यहाँ पर, अपॉन 12 हो जाएगा। तो जब इसको हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो इतना अपॉन 2 करेंगे, और ये जो हो जाएगा BD²/6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 आपका रहेगा, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो आप लेकिन हाँ इसको हम ऐसे सॉल्व कर दे डायरेक्ट, चलो इसको ऐसे सॉल्व ही कर देते हैं, y की वैल्यू मिटा दे, जेड बराबर इसके लिए कितना निकाले हैं, BDQ/12 इंटू 8 अपान, देखिए ये 2D है तो 2D/2, तो 2 से 2 तो वैसे कट जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस आपका इसमें D है तो D/2 होता था, यहाँ पर 2D है तो D हो जाएगा, समझ गए। और D से D काटेंगे तो कितना हो जाएगा, BD²/12 इंटू 8, तो BD²/12 इंटू 8, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, और ओवरऑल इसका जो आएगा BD²/6 इंटू 8, सॉरी 4, तो 4 आएगा, तो 4 आएगा, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें आपका BD²/6 आया, इसमें BD²/6 इंटू 4 आया, तो कितने टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका 4 टाइम्स हो रहा है। तो सिंपल सा आंसर जो आप करेंगे वो आपका 4 टाइम्स आ जाएगा, आप 4 टाइम्स इसको आंसर करेक्ट करेंगे यदि आप जेड को सेक्शन ऑफ मॉडुलस मानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस बीम का स्ट्रेंथ जो होता है वो सेक्शन ऑफ मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कंपैरिजन स्ट्रेंथ बेसिस पर आता है तो जाहिर सी बात है आप सेक्शन ऑफ मॉडुलस के द्वारा कंपैरिजन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 देखते हैं। देखिए 28 वाला भी कुछ इस प्रकार से है
कि आपका ए रेक्टेंगुलर बीम ए हैज लेंथ यल विथ बी एंड डेप्थ डी, अनदर बीम हैज सेम लेंथ डेप्थ बट विथ वेरी कर रहा है। तो मतलब ए आपका एक ऐसा बीम बी और डी है और दूसरा आपका 2b और डी है, और आप इसके लिए जेड निकालेंगे। देखिए आई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यानी जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, जेड बराबर बी डी स्क्वायर अपान 6, और इसके लिए जो होता है वो आई अपान वाई कर देते हैं, और आई की वैल्यू हो जाएगा 2b इंटू डी क्यू अपान 12, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो d से d कट जाएगा और ये हो जाएगा 6। आप कितना हो जाएगा 2 इंटू बी डी स्क्वायर अपान 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बी डी स्क्वायर अपान 6, बी डी स्क्वायर अपान 6, लेकिन 2 से गुणा है, कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए जो मिल रहा है उसको सही कर देते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं। The rectangular beam A has length L with B depth D, another beam B has the same width depth but length is double। तो लेंथ डबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेक्शन ऑफ मॉडुलस को लेंथ से कोई कंपेरिजन नहीं, यानी ऑप्शन जो होगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे। when the rectangular beam is loaded transversely, rectangular beam is loaded transverse लोडिंग दिया जा रहा है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। देखिए ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब ही होता है, जैसे हमारे अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं, सपोज कैसे कर दिया जाए कि सपोज कि आपका एक अवयव है और इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और इस वाले को ऐसे बोलेंगे तो ट्रांसवर्स। अब हम यदि कैंटिलीवर, इसमें देखिए एक हम आपको सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर बना दे रहे हैं और एक आपका कैंटिलीवर बीम बना दे रहे हैं। यदि आप यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम में बात कर रहे हैं और ट्रांसवर्स लोडिंग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका अपर फाइबर आपका जो होगा वो कंप्रेशन में होगा और लोअर फाइबर टेंशन में होगा। यदि आपका ये ट्रांसवर्स लोडिंग दे रहे हैं तो ये आपका अपर फाइबर जो होगा वो टेंशन होगा, यहाँ पर अपर आपका कंप्रेशन हो रहा था, और ए वाला आपका कंप्रेशन होगा। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ भी बोला नहीं गया। व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। तो किसके अनुसार आप बात कर रहे हैं, यदि इसके अनुसार करेंगे, इस वाले फिगर के अनुसार, तो कह रहा है कि ऑन द डेवलप ऑन द मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। तो इसके लिए करेंगे तो यहाँ बॉटम आंसर हो जाएगा, और इसके लिए करेंगे तो ये टॉप आंसर हो जाएगा। तो आप किसके लिए दिया गया, आप खुद क्वेश्चन में जो एग्जाम में आएगा वो क्लियर आपको दिया रहेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, हम दोनों इस तरीके से समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231 देखेंगे। व्हेन रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसफरली द मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो हमने बता दिया वहीं सेम मैक्सिमम कंप्रेसिव। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव यदि एक में टॉप फाइबर होगा दूसरे में बॉटम फाइबर होगा, जिस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 232, व्हेन द रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द जीरो स्ट्रेस डेवलप इन द न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल सही है, न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 232 का जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 233, व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड लॉन्गिट्यूडनली द शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन द टॉप लेयर। लॉन्गिट्यूडनली यदि हम लोग लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द शियर स्ट्रेस इज द मैक्सिमम इनफाइनाइट जीरो। देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान तो जीरो होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस का मान जीरो नहीं होता। तो शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है न्यूट्रल एक्सिस पर, मैक्सिमम होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस का मान हमेशा मैक्सिमम ही होता है। ये आपका अलग अलग सेक्शन, जैसे न्यूट्रल यदि ट्रैंगुलर सेक्शन है तो उसके लिए कंडीशन बदल जाएगा, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 1/3/2 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम एवरेज का जो रिलेशन होगा टाउ मैक्स अपन टाउ एवरेज, टाउ मैक्स अपन टाउ एवरेज जो होता है वो अपन 3/2 होता है, और 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। ऑप्शन सही सी है।
क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये होता है 4/3 टाइम्स। ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा। बाकी डिटेल यदि और इसके रिलेटेड, जैसे सर्कुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, तो बस एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ज़्यादा इस पे जितना क्वेश्चन डिस्कस होता है मैं अपने पूरे लेक्चर में उसको शार्ट नोट करके राइट कराता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन आए तो चाहे ईएस का हो, गेट का हो, पकड़ में आ जाता है। तो 4/3 टाइम्स होता है, ये आप याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन चलिए मैक्सिमम से, एंड सर्कुलर सेक्शन मतलब 4/3। अब 9/8 होगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को भाग देंगे। आंसर कौन हो जाएगा, ए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 9/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे। बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन इज प्लेस विथ द बेस हॉरिजॉन्टल, हमने एक ट्रायंगुलर सेक्शन का जिक्र किए थे, ये बेस हॉरिजॉन्टल कर दिए, ये बेस हॉरिजॉन्टल है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ए पैक्स ऑफ ट्रायंगल एंड मिड ऑफ द हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल, मिड ऑफ द हाइट। कुछ इस प्रकार से होता है, मैक्सिमम कुछ ऐसे होता है वेरिएशन आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 38 यानी 238 का मिड ऑफ द हाइट। 239 का द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अकर ए ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, अभी अभी बताए हैं कि तो हाफ हाइट पर होता है, तो हाफ हाइट तो कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि 1/3 2/3 होता है, तो 1/2 पर मिलेगा, यानी h/2 पर मिलेगा, 2h/3 पर नहीं मिलेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। ये जो कहा गया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 240 का, ए बीम ऑफ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, सॉरी, a beam of T section is subjected to shear force of F. The maximum shear force will be occur टॉप ऑफ द सेक्शन। देखिए टी सेक्शन का जब शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाते हैं ना कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आता है और इस प्रकार से ऐसे जाएगा। तो न्यूट्रल पर सबसे ज्यादा, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन पर आपका मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 240 का इस पर, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है टी सेक्शन, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन ना, स्क्वायर सेक्शन आदि आदि करके डायरेक्ट फिगर दे देगा कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सही होगा। तो आप इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं मिलता आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल्कुल आपको पूरा एकदम लेक्चर अच्छे से अटेंड हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं उन सभी का हम रिजिक्टर थ्योरी वाली क्लास में करते हैं। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। इन ए थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग द एजम्पशन ऑफ इज दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर, ये भी आपका सही लग रहा है। इन ए बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये भी सही है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आई। एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, नहीं 0 होता है, ये आपका लग रहा है गलत है और दूसरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही पूछा गया। ये फिच बीम क्या करता है, फिच बीम यानी जो इक्वलाइज जो स्ट्रेंथ देता है टेंशन और कंप्रेशन में, उसी को हम फिच बीम कहते हैं, और इसका ज़्यादा डिटेल आपका थियरी में मिलेगा। तो ये तो था हम लोग का बेंडिंग और शियर स्ट्रेस पर कुछ क्वेश्चन है, ये जो हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किए हैं ये आपका एक तरीके से हम सॉल्व करके बताए हैं। बाकी क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेकिंग हो टाइपिंग में जो आप देख रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो आप हम सॉल्व कराए हैं उस आंसर को आप अपने सॉल्व करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं सॉल्व करने पर यही आंसर आ ही रहा है। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है वो एसएससी जेई हो, चाहे यूपी SSSC जेई हो, यूपी आर्मिनल हो, इन सभी के लिए आपको एटलीस्ट ये रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।